Good morning, guys. Myself Anurag Mishra. Welcome to Priyag ITI channel. The topic for today's discussion is Indus Valley Civilization. As we all know, it's a topic from history, and from now onwards, I will take the classes for history on this Priyag ITI channel. So today we have to start the Indus Valley Civilization. Most of them heard about this civilization कि एक एंशियंट सिविलाइजेशन है जो इंडिया में डेवलप हुई, रावी नदी के किनारे पे डेवलप हुई। लेकिन इसकी डेवलपमेंट इतनी सिंपल नहीं थी। मतलब ये डेवलपमेंट अचानक से किसी भी सिटी का, किसी भी सिविलाइजेशन का एक अचानक से डेवलपमेंट नहीं होता। उस डेवलपमेंट का एक बाकायदा प्रोसेस होता है। किसी चीज़ से शुरुआत होकर कहीं तक वो अंत तक पहुँचती है। आज हम इसी पूरे डेवलपमेंट की बात करेंगे। आज के डिस्कशन में हम आपको कोशिश करेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को समझा जाए, उसकी डेवलपमेंट को समझा जाए, ना कि फैक्चुअल चीज़ों के बारे में। फैक्चुअल चीज़ें आपको कल सारी बोर्ड पे मिल जाएंगी, जितनी भी चीज़ें आपको याद करनी है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आज के टॉपिक में आपको कुछ मिलेगा नहीं, आज भी आपके पास चैप्टर इंफॉर्मेटिव है, लेकिन मैं अगर बात करूँ तो आज समझना ज़्यादा है इस चैप्टर में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से स्टार्ट करने से पहले, हम किसी भी टॉपिक में डिस्कशन करने से पहले हम ये जानना चाहेंगे या ये बताना चाहेंगे आपको कि व्हाट इज हिस्ट्री। सबसे पहले हिस्ट्री क्या होती है? व्हाट इज हिस्ट्री? सब लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, आप बहुत 8th क्लास से 9th क्लास हिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर नॉट एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन इन अ वेरी गुड मैनर। ये प्रॉमिस है। तो आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिस्ट्री क्या होती है। तो देखिए, किसी भी टाइम पीरियड या फिर किसी भी एज का कंपैरेटिव स्टडी करना। कंपैरेटिव स्टडी, अब कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो इसमें क्या क्या चीजें आएंगी? जैसे कि हमने बताया कि किसी भी एज का या किसी भी टाइम पीरियड के कंपैरेटिव स्टडी। अब कंपैरेटिव स्टडी आया तो जाहिर सी बात है किसी रिस्पेक्ट में किया जाएगा। तो किस रिस्पेक्ट में? पहला, पॉलिटिकल रिस्पेक्ट में। दूसरा, उसके रिलीजियस डेवलपमेंट में। तीसरा, इकोनॉमिक पॉलिटिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिक। वन में कॉल एज अ फोर्थ एज अ कल्चरल। ठीक है। तो किसी भी टाइम पीरियड या उनके या किसी भी एज का किस कंपैरेटिव स्टडी करना, किसके रिस्पेक्ट में? पॉलिटिकल सिचुएशन, रिलीजन के बारे में, इकोनॉमिक सिचुएशन एंड कल्चरल सिचुएशन। इन चारों ही चीजों की स्टडी करना किसी एज में, दोनों किसी एज के बीच में कंपैरिजन करना, इन चारों ही चीजों के बीच के प्रोसेस को ही हम हिस्ट्री कहते हैं। इसी स्टडी को हम हिस्ट्री कहते हैं। एक ऐसी सब्जेक्ट जिसमें हम डिफरेंट एजेस के पॉलिटिक्स को मेजर करते हैं कि वहाँ का पॉलिटिकल सिचुएशन क्या था, वहाँ का रिलीजन सिचुएशन क्या था, वहाँ की इकोनॉमिक सिचुएशन क्या था, और उसकी वजह से क्या डेवलपमेंट्स हुए, उसका क्या इफेक्ट आया। इस पूरे स्टडी को जिस सब्जेक्ट में हम करते हैं, उस सब्जेक्ट को हम हिस्ट्री कहते हैं। आपकी आई बात समझ में? तो हिस्ट्री एक कंपैरेटिव स्टडीज है किसी भी दो या दो से ज्यादा पीरियड्स के बीच में। अब हिस्ट्री को हिस्टोरिकल से हिसाब से कई पीरियड में बांटे गए हैं। जनरली हिस्ट्री को हमने 3 पीरियड्स में बांटे हैं, या फिर कह सकते हैं 3 टाइमलाइन या 3 टाइम पीरियड दिए गए हिस्ट्री को। 3 हिस्ट्री के जो टाइमलाइन दिए गए वो क्या क्या दिए गए, देखिए जरा। हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइम पीरियड्स। फर्स्ट, prehistoric period. First is prehistoric period, ठीक है। सेकेंड क्या है? प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड। प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड। एंड थर्ड वन इज योर हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड। अब तीनों की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक है हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड, दूसरा है हमारा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और तीसरा है हमारा हिस्टोरिक पीरियड। देखिए, प्री हिस्टोरिक पीरियड नाम से पता चल रहा है प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड का मतलब होता है वह पीरियड जहाँ पे हमारे पास ज्यादा हिस्टोरिकल एविडेंसेस अवेलेबल नहीं है। रिटन हिस्टोरिकल एविडेंसेस तो बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे बहुत ही मिनिमम
बहुत ही लेस अमाउंट में हमारे पास हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, उस पीरियड को हम कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। सेकेंड इज प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड? प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड का मतलब होता है वो पीरियड जहां पे हमारे पास रिटन अवेलेबल तो है, रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल तो, लेकिन हम उसको डेसिफर्ड नहीं कर पाए। डेसिफर्ड मतलब हम उसको पढ़ नहीं पाए। जैसे हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमारे पास बहुत से रिटन रिकॉर्ड्स मिले, सील्स मिले, स्कल्पचर्स मिले, लेकिन किसी भी चीज को डेसिफर्ड नहीं कर पाया गया, उस स्क्रिप्ट को पढ़ी नहीं जा सकी। तो इसलिए हम कहते हैं कि जिस पीरियड में हमारे पास हिस्टोरिकल रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल तो हैं, लेकिन हम उनको स्टडी नहीं कर पाते, उनको हम डेसिफर नहीं कर पाते, उनको हम प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। एंड हिस्टोरिक पीरियड, क्लियर सी बात है, वो पीरियड जहां पे हमारे पास रिटन एविडेंसेस अवेलेबल है, हमने पढ़ी है बाकायदा हमारे पास, और क्लियरली इस पीरियड को हम जनरली स्टार्ट मानते हैं 600 बीसी से। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, वैसे देखा जाए तो हिस्टोरिक पीरियड का स्टार्ट हम कह सकते हैं कि हमारा वैदिक पीरियड से स्टार्ट हो जाएगा, लेटर वैदिक पीरियड से हमारा स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लेटिक पीरियड से स्टार्ट हुआ, क्योंकि इस पीरियड में वेदास लिखे गए थे, काफी वेदास का कंपाइलेशन हुआ। तो अगर वेदास का कंपाइलेशन हुआ तो आज हमको वेदास की पूरी इंफॉर्मेशन पता है, तो हम कह सकते हैं कि हिस्टोरिक पीरियड की डेवलपमेंट लेटर वैदिक पीरियड से हो रही थी। लेकिन जो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, अब देखिए यहाँ पे इस चीज को एक यहाँ पे बहुत से हिस्टोरिकल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता है कि हम इसकी स्टार्टिंग लेटर वैदिक पीरियड से कहेंगे या फिर हम 600 बीसी से कहेंगे, जब बुद्धा का ओरिजिन आता है या बुद्धा आते हैं हिस्टोरिक पीरियड में। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का कारण क्या है? लेटर वैदिक पीरियड में जो भी चीजें लिखी गई, हमारे ऋग्वेद लिखा गया या जो भी वेदास का कंपाइलेशन हुआ, पुराण का कंपाइलेशन हुआ, वो कितने हद तक सही है इसकी कोई गारंटी नहीं है। वेदास कितने सही है, नो गारंटी। पुराण क्या है, कोई नहीं पता, हो सकता है इट विल बी अ सार्कास्टिकल थॉट, हो सकता है रिटर्न जिन्होंने इसको लिखा है वो एक कहानी लिख रहे हो। अब महाभारत और रामायण के एपिक्स को हम कह सकते हैं कि हो सकती है कहानी लिखी गई, तो कोई इसके एविडेंसेस नहीं मिलते, इसलिए हम इस पीरियड को हिस्टोरिकल पीरियड में बहुत से हिस्टोरिक नहीं मानते। अब वो मान्यता है जो इनको सही मानते हैं, वो मानते हैं हिस्टोरिकल पीरियड लेटर वैदिक पीरियड से स्टार्ट हुआ, इट इज अराउंड 1500 BC, इट इज अराउंड 1500 BC। लेकिन हिस्टोरिकल पीरियड जो सारे हिस्टोरियंस जिस बात को एकदम सर्टिफाई करते हैं कि हिस्ट्री स्टार्ट होती है, तो वो पीरियड आ रहा है 600 BC। यहाँ से जो चीजें हमको मिलती हैं वो बिल्कुल जस्टिफाइड, बिल्कुल सर्टिफाइड मिलती हैं। यहाँ पे जो भी कंपाइलेशंस मिली हैं, जो भी स्क्रिप्ट्स मिली हैं, सारी डिसफर्ड की गई है, सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास एनरोल्ड रखी हुई है। तो इस पीरियड से कहते हैं प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड में वैसे ही बताया कि स्क्रिप्ट्स आर अवेलेबल, scripts are available but not deciphered। बात समझ में कि स्क्रिप्ट्स तो अवेलेबल है, यहाँ पर रिटन रिकॉर्ड्स हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन उसकी डेसिफर्ड नहीं हुआ। डेसिफर्ड नहीं हुआ इसका मतलब कि उसकी डेसिफर्ड मतलब उसको पढ़ा नहीं जा सका अभी तक, ठीक है। नॉट स्टडीड, नॉट स्टडी, क्यों? क्योंकि इनकी स्क्रिप्ट को पढ़ा नहीं जा सका, इसकी स्क्रिप्ट को कोई समझ नहीं पाया कि क्या लिखा हुआ था। इसका बेस्ट एग्जांपल है हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन या फिर कह सकते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हमको आज स्टार्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि नो लिटरेरी रिकॉर्ड्स, सीधी सी बात है कि कोई भी लिटरेरी रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे प्री हिस्टोरिक पीरियड्स में कोई भी लिटरेरी रिकॉर्ड्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि हम इनके बारे में कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट, कोई भी रिटन स्क्रिप्ट, कुछ भी अवेलेबल नहीं है प्री हिस्टोरिक पीरियड में। फिर प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में पता कहाँ से चलता है? तो प्री हिस्टोरिक पीरियड्स के बारे में हमें पता चलता है पेंटिंग्स के थ्रू। पेंटिंग्स आर अवेलेबल, ठीक है, पेंटिंग्स के थ्रू, टूल्स के थ्रू, टूल्स आर अवेलेबल, पेंटिंग्स आर अवेलेबल। अब इसके एग्जांपल साइट्स कौन कौन से हैं? आपको इसके साइट्स मिलेंगे भीमबेटका केव, भीमबेटका केव जो कि मध्य प्रदेश में पाया जाता है, एमपी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही फेमस प्री हिस्टोरिकल पीरियड से वहाँ पे पूरी पेंटिंग्स पाई जाती है, बड़ी बड़ी पेंटिंग्स हैं वहाँ पे। केव है, केव के अंदर पेंटिंग्स पाई जाती हैं, दीवार पे पेंटिंग्स बनाई गई हैं, कलर से पेंटिंग्स बनाई गई हैं।
तो इस पीरियड की जो रिकॉर्ड्स होती है वो पेंटिंग से। तो अब देखिएगा प्री हिस्टोरिक पीरियड में भी जो पेंटिंग्स का इवॉल्वमेंट होना स्टार्ट हुआ बहुत सिंपल तरीके से। पहले पेंटिंग्स कुछ इस तरीके से लाइन टाइप की लाइन फॉर्म में बनाते थे, वो दिस टाइप के स्ट्रक्चर्स बनते थे। दिस इज द, ये आदमी का यहाँ पे सिंबल होता था प्री हिस्टोरिक पीरियड में। मतलब कोई भी एनाटॉमिकल फीचर नहीं, एक लाइन के थ्रू सब कुछ दिखाया जाता था। एनिमल्स के फीचर्स भी ऐसे ही कुछ बनाए जाते थे। ये एनिमल का फिगर था वहां पे। तो कहने का मतलब है कि जो यहाँ पे प्री हिस्टोरिक पीरियड में जो पेंटिंग भी बनाई जाती थी उनकी इवोल्यूशन हुई धीरे 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 करके। अब हम बाद में भी देखेंगे कि प्री हिस्टोरिक पीरियड्स को भी कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो जो बहुत ही पुराने प्री हिस्टोरिक पार्ट थे जो कि मेसोलिथिक पीरियड की जब हम बात करेंगे, पैलियोलिथिक पीरियड की बात करेंगे, तो इस पीरियड में जो पेंटिंग्स भी मिली वो ज़्यादा इंफॉर्मेटिव नहीं थी। हाँ ये था कि वो हमें अब उनको अज्यूम कर सकते थे किसी भी चीज़ को जानने के लिए। अब देखिए किसी भी चीज़ में वैसे भी जो भी आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स हमें हिस्ट्री में मिलते हैं, चाहे वो पेंटिंग्स मिली, चाहे वो कोई बर्तन मिलते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट मिलता है, या कोई भी ऐसा कल्चरल स्ट्रक्चर मिलता है, तो हम उसको जानते कैसे हैं? भाई उस पीरियड में तो कोई है नहीं, उस पीरियड का कोई रिकॉर्ड नहीं है, यहाँ तक तो हमारे पास कोई भी लिटरेरी रिकॉर्ड्स भी नहीं है, इनके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन कैसे आएंगे? तो इन सारी चीज़ों के यहाँ पे जो भी एविडेंसेस हमको मिलते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जो भी मिलते हैं, उनको आज के मटेरियल के साथ कंपेयर किया जा सकता है कि अगर हमें यहाँ पे बर्तन मिला है तो उस बर्तन आज यूज किस चीज़ में हम कर रहे हैं, तो उससे कंपेयर करके हम उस समय उसकी उपयोगिता को निर्धारित करते हैं और हम इस तरीके से वहाँ पे अज्यूम किया जाता है कि हाँ यहाँ पे ये हो रहा होगा, ये इंस्ट्रूमेंट इसके लिए यूज कर रहा होगा, इस इंस्ट्रूमेंट इसलिए किया जा रहा होगा। तो ये पूरी प्रोसेस चलती है कंपैरेटिव स्टडी। मैंने शुरुआत में बताया कि हिस्ट्री की जो स्टडी होती है कंपैरेटिव स्टडी होती है। जो भी एविडेंसेस हमको मिलते हैं उन एविडेंसेस को आज के एग्जिस्टिंग न्यूज के साथ उनको कंपेयर करते हैं एंड देन वी विल डिसाइड कि हमें वो उस समय किस यूज में आता होगा और पूरी कहानी को फ्रेम किया जाता है। तो ये तो हुआ हिस्टोरिकल्स के बारे में। अब हम थोड़ा सा एक बार आपको इस पीरियड को भी थोड़ा सा प्री हिस्टोरिक पीरियड को डिवाइड कर देते हैं। देखिए प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड को भी डिवाइड किया जा सकता है, हिस्टोरिकल पीरियड को भी डिवाइड किया गया, सबकी अपनी अपनी डिविजन है। प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड्स को जनरली हम मान लेंगे कि आपकी 10,000 BC से स्टार्ट हो जाती है, तो ये जनरली पीरियड वाइज डिसाइड है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर मुगल पीरियड, फिर लेटर मुगल पीरियड्स, सॉरी गुप्ता पीरियड, लेटर गुप्ता पीरियड्स। तो दीज आर द एरियाज, तो हमें इनकी बात करने की जरूरत नहीं है। हम मॉडर्न पीरियड्स, लेटर मॉडर्न पीरियड्स, तो ये डिविजन डिफरेंट है। लेकिन इस डिवीजन की हम बात करेंगे तो थोड़ी सी इस डिवीजन की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि इस डिवीजन ये डिवीजन तो हमें हिस्ट्री में स्टडीज जैसे जैसे हम फर्दर स्टडी करेंगे हमको ये डिवीजन मिलते जाएंगे आगे, तो उसकी तो हम बात कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे हम इस डिवीजन को अभी हम प्री हिस्टोरिक पीरियड को छोड़ रहे हैं, क्योंकि देखिए प्री हिस्टोरिक के क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं है और वनडे एग्जाम्स में तो क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं आते हैं, या फिर कभी कदार एक आध क्वेश्चन बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर प्री हिस्टोरिक पीरियड से हमारे पूछ लिए जाते हैं। तो फिलहाल प्री हिस्टोरिक पीरियड्स के डिविजन्स मैं थोड़ा सा इंट्रो आपको करा देता हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ बेस की जानकारी दे देते हैं, बाकी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज इंडस वैली सिविलाइजेशन से। तो देखिए लेट्स स्टार्ट विद द प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। अब देखिए प्री हिस्टोरिक पीरियड की जो डिवीजन है वो कैसे की गई है। प्री हिस्टोरिक, इसी को हम बना देते हैं प्री हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक इसी पीरियड को हम स्टोन एज भी कहते हैं, स्टोन एज। अब देखिए स्टोन एज क्यों कहा जाता है, इसको स्टोन एज क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारे पास मेटल्स की डेवलपमेंट नहीं थी इसमें, हमारे पास मेटल्स नहीं थे यहाँ पे। अरे वो समझ में, स्टोन एज कहने का कारण है क्योंकि हमारे पास मेटल्स का डेवलपमेंट नहीं था इसमें। और एक बात और है, आपको प्री हिस्टोरिक पीरियड और स्टोन एज के डिविजन्स में डिफरेंट जगहों पे आपको डिफरेंट डिविजन्स दिखाई देंगे। तो ये अपने हिस्टोरियंस की सोच है जनरली। और हिस्ट्री के किसी भी टाइम पीरियड में अगर किसी इवेंट को छोड़ दिया जाए, अगर हम किसी टाइम पीरियड की बात करते हैं कि जैसे एंशिएंट हिस्ट्री कब खत्म हुआ, मिडीवियल हिस्ट्री कब खत्म हुआ, मॉडर्न हिस्ट्री कब स्टार्ट हुआ, तो ये हर हिस्टोरियंस की अपनी अपनी सोच है कि कौन से डेट को या कौन से इवेंट को वो किसी ओरिजिन मानते हैं। अब जैसे प्री हिस्टोरिक पीरियड है, आपको प्री हिस्टोरिक पीरियड से कम 5 डिविजन्स दिखाई देंगे। कोई इसको 2 लाख ईयर से स्टार्ट करता है, कोई डिविजन्स को 10,000 पे ब्रेक करता है, कोई 8,000 पे ब्रेक करता है।
तो ये अपने हिस्टोरिकल्स की मान है कि वो किस इवेंट को या किस फिनोमेना को, कौन सी ऐसी चेंजेस होते हैं जिनको वो चेंज ऑफ एरा मानते हैं, ठीक है। तो इसका डिवीजन, हाँ एक है कि एक जनरल डिवीजन सही है, लगभग 100-200 साल इधर उधर चलता रहेगा उसमें। तो जनरल डिवीजन जो माने गए हैं, तो इसको 3 पीरियड में डिवाइड किया गया है। एक इसको स्टोन एज कहा गया है। स्टोन एज क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर स्टोन्स का यूज होता था, वहाँ इनके पास मेटल्स की इंफॉर्मेशन नहीं थी। मेटल्स का डेवलपमेंट इस एरिया में न होने के कारण इसको स्टोन एज कहा जाता है। उनके इंस्ट्रूमेंट, उनके सारे जनरली जो भी चीजें होती थी वो स्टोन की होती थी, इनको स्टोन एज। अब देखिए इसके डिविजन 3 पार्ट में किए गए। पहला है पैलियोलिथिक पीरियड, पैलियोलिथिक पीरियड, और उसमें ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा आपकी हर पीरियड के लास्ट में लिथिक लगा हुआ है। लिथिक मतलब स्टोन होता है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज स्टोन एज। और उसका डिवीजन ही इस हिसाब से किया गया कि हर एक नेम के आगे देखिए लिथिक लगाया गया। तो पैलियोलिथिक एज को जो होता है, इसकी जनरली जो हम मानते हैं वो ये मानते हैं कि इसका टाइम पीरियड अगर लिखा गया तो 10 लाख ईयर्स टू 10 लाख से लेके कहां तक है? 10,000 तक, 10,000 के तक। अब यहाँ भी एक कॉन्फ्लिक्ट है, 10 लाख साल कैसे हम कह सकते हैं? तो 10 लाख साल कोई कह नहीं सकता। क्या पता 10 लाख साल पहले की हमारे पास कौन सी एविडेंसेस अवेलेबल है? कोई एविडेंसेस नहीं है। तो यहाँ पे जनरली ये वर्ड होती है कि जहां से भी हमारे पास कोई भी हिस्टोरिकल एविडेंस अवेलेबल है जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि हाँ कोई घटना हुई थी, तो उस पीरियड से लेके 10,000 साल तक का जो भी पीरियड है उसको हम पैलियोलिथिक पीरियड कहते हैं। बहुत ही कम इंफॉर्मेशन है, बहुत ही माइन्यूट इंफॉर्मेशन यहाँ के इस पीरियड में है, बहुत ही कम इंफॉर्मेशन। वो कुछ पेंटिंग्स मिली हैं और कुछ आपको स्टोन्स मिल जाते हैं, स्टोन्स के ऊपर कुछ छोटी मोटी पेंटिंग्स मिल जाती हैं, तो इसीलिए बहुत ही कम इंफॉर्मेशन। दूसरा आपका है मीसोलिथिक पीरियड, सेकेंड इज मीसोलिथिक, मीसोलिथिक पीरियड। मीसोलिथिक पीरियड कब से कब है? तो जाहिर सी बात है 10,000 से इसको स्टार्ट किया गया, 10,000 से लेके 7,000 तक, 10,000 के टू 7,000 के, ये हमारा मीसोलिथिक पीरियड है। एंड थर्ड वन इज नियोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड, and this is considered from 7,000 के to 2,000, ठीक है। तो 10 लाख से 10,000, 10,000 के से 7,000, 7,000 से 2,000, ये हमारा टाइम पीरियड है प्री हिस्टोरिक पीरियड का। मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड कई किताबों में आपको अलग मिलेंगे। कुछ डिवीजन इसी को 10 लाख टू 8,000 लिखते हैं, या 50,000 ईयर्स से 8,000 लिखते हैं, 8,000 से 6,000, 6,000 से 1,000। तो ये जो डिवीजन है वो डिपेंड करता है हिस्टोरिकल एक्सपेक्ट पे कि कौन सा हिस्टोरियन किस हिस्टोरिकल एक्सपेक्ट को चेंज ऑफ एरा मानता है, ठीक है। ये सारे ही प्री हिस्टोरिक पीरियड्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, इन सारे की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर जनरल कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी जाए तो बड़े सिंपल थे। पैस्टोरलिस्टिक, ठीक है, दे लिव इन अ पैस्टोरलिस्टिक इकोनॉमी। इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाके अपना एडजस्टमेंट करके गाय भैंस को चरा के अपना इकोनॉमी चलाते थे, अपना खान चलाते थे। दूसरा, एग्रीकल्चर वाज नॉट डेवलप्ड, एग्रीकल्चर वाज नॉट डेवलप्ड, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट बहुत ही कम था, बहुत ही ज्यादा कम था, बहुत ही रेयर इंसिडेंसेस मिलते हैं, और वो भी अगर मिलते हैं तो आपको नियोलिथिक एज में मिलेंगे। मीसोलिथिक एज और पैलियोलिथिक में एग्रीकल्चर का एविडेंस नहीं मिलेगा। इस मेसोलिथिक जनरली ये फेज तो एक ऐसा एक्सट्रीम फेज माना जाता है जहाँ पे एग्जिस्टेंस ही बहुत मुश्किल था, बहुत ही कम ऑर्गेनिज्म, बहुत ही कम लिविंग पीरियड्स का एग्जिस्टेंस था इस पीरियड में, किस पीरियड में? पैलियोलिथिक पीरियड में। तो इस पीरियड में तो एग्जिस्टेंस या सर्वाइवल की स्केर्सिटी थी, तो इस पीरियड का तो कोई चांस ही नहीं एग्रीकल्चर का। आपको थोड़ा सा एविडेंसेस लेटर मेसोलिथिक पीरियड में, जब मेसोलिथिक पीरियड ऑलमोस्ट खत्म हो रहा था, तब आपको थोड़ा बहुत कहीं स्प्रैंगली बहुत मिनिमम एविडेंसेस मिलते हैं। वो भी एविडेंस क्लियर नहीं है कि वो एग्रीकल्चरल एविडेंसेस थे कि नहीं, या दिस वाज मिस्टेकन, या फिर उसको पहचानने में गलती हुई है, ऐसा कोई भी सॉलिड एविडेंस नहीं है मेसोलिथिक। ये वो पीरियड था जहाँ पे क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे थे, ये वो पीरियड थी जहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो रहा था, क्लाइमेट डेवलपमेंट के लिए संभव हो रहा था, लोगों का डेवलपमेंट हो रहा था, लोगों में नए ऑर्गन्स डेवलप हो रहे थे, बॉडी
ह्यूमंस की बॉडी डेवलप हो रही थी, तो ये पीरियड वो था जहाँ पे क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे थे, एडजस्टमेंट हो रहे थे, तो यहाँ भी एग्रीकल्चर का कोई एविडेंस नहीं मिलता। न्यूलिथिक पीरियड में जाके लिटिल बिट ऑफ, बहुत ही स्ट्रैंगली आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर एविडेंसेस मिलेंगे। तो ये सारी ही जो थी वो पूरी नोमैडिक सोसाइटी थी। यहाँ पे वो एक जगह से दूसरी जगह पे नोमैड करते थे, जो नोमैडिक अपने रेयरिंग करते थे, और कहीं कहीं रेयरिंग एनिमल्स के एविडेंसेस मिले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स पे बहुत ज़्यादा देखा गया है, हंटिंग्स के सीन देखेगा। भीमबेटका केव तो हमने आपको बताया था, भीमबेटका केव यहाँ की साइट होगी, भीमबेटका केव, भीमबेटका केव, भीमबेटका केव जो होगी वो ये साइड है यहाँ की। अगर आप सोहन एंड बेलन वैलीज, ये वैलीज में आपको मीजोलिथिक पीरियड के एविडेंसेस मिलते हैं। तो फिलहाल भीमबेटका केव्स में जो पेंटिंग्स आप दिखाई देती है उसमें आपको कुछ हंटिंग सीन्स दिखाई दी है। तो हम यहाँ पे ये तो कह सकते हैं कि वो एनिमल्स की हंटिंग करके पास्चराइजेशन के थ्रू अपने लाइफ स्टाइल को चलाते थे। तो ये थी हमारी प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड में आपके पास कोई क्वेश्चंस, बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए हम उस पर ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि हमारा टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, लेट्स मूव टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए ये प्री हिस्टोरिक पीरियड, आप ये सोच रहे होंगे कि अगर जरूरत नहीं है तो पढ़ाया क्यों नहीं है। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड्स में जानना इसलिए जरूरी है इवोल्यूशन के लिए, कि चीजों का इवोल्यूशन पता हो कि कैसे चीजें स्टार्ट हुई। एज वी ऑल नो कि वी हैव टू स्टडी कंपैरेटिवली बिटवीन द टॉपिक्स। तो अगर कंपैरेटिवली अगर हमें पढ़ना है तो वी शुड नो कि हाउ द थिंग्स आर इवॉल्व, कैसे चीजें पहले चल रही थी, कैसे चीजें अब हुई हैं। तो अब हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशंस की। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशंस को कहीं ना कहीं हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्यों हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है? It is known as Harappan civilization because the first city which was discovered in this civilization was Harappa. वो पहली सिटी जो डिस्कवर्ड की गई थी सिविलाइजेशन में वो हड़प्पा थी, इसलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज इसकी। अब देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी 3 पीरियड में डिवाइड किया गया है। जनरली जो इसको डिवाइड किया गया है वो किया गया है अर्ली हड़प्पन, अर्ली हड़प्पा सिविलाइजेशन या अर्ली इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईवीसी लिखते हैं। अर्ली आईवीसी जो कि मानी जाती है 35,000 से बीसी से लेके 2600 बीसी तक। ठीक है, देन वी केम टू नोन एज मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन, मैच्योर आईवीसी दैट इज नोन एज 2600 बीसी, 3500 BC to 2600 BC. This is known as 2600 BC to 1900 BC. And again from mature to later Harappan civilization, later IVC. This is from 1900 BC to 1700 BC. Again there is a conflict in the conflict here. फिर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है कि किस टाइम पीरियड को हम मानते हैं कि हमारा लेटर वैदिक इंडस वैली सिविलाइजेशन किस पीरियड में खत्म होता है और कहाँ से हमारा वैदिक पीरियड स्टार्ट होता है। यहाँ पे आपके बाद वैदिक पीरियड स्टार्ट होगा जिसमें आपके कंपाइलेशंस होते हैं वेदास के, पुराण्स के। तो फिर यहाँ पे हिस्टोरिकल्स का फिर कॉन्फ्लिक्ट होता है, कुछ 1750 कहते हैं, कुछ 1700 कहते हैं, कुछ 1600 कहते हैं, इनफैक्ट कुछ लोग 1400 BC कहते हैं। तो यहाँ पे फिर आपको कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा, लेकिन एक सारे का ऑन एवरेज देखा जाए तो 1700 BC ही एक ऐसा टाइम पीरियड है, 1750 तक एक ऐसी BC थी जहाँ पे आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होती हुई दिखाई देगी। अब अर्ली इंडस वैली सिविलाइजेशन और इन पीरियड्स का डिवाइड करने का मतलब क्या है? देखिए अर्ली इंडस वैली सिविलाइजेशन का मतलब ये है कि यहाँ से ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्ट हुआ था। द ह्यूमन सेटलमेंट जो स्टार्ट हुआ था वो इस पीरियड में स्टार्ट हुआ था। अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने चरम पर नहीं पहुंची हुई थी। 3500 से 3600 BC में कुछ डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होता है इस पीरियड में। घर आपको बने हुए दिखाई देंगे, मड्स के घर दिखाई देंगे, एक दो कुछ एनिमल्स की रेयरिंग दिखाई देगी, लोग कुछ एनिमल्स को पालना स्टार्ट कर दिए थे। तो अभी भी यहाँ पे जो इकोनॉमी होगी वो रूरल सेटलमेंट्स होंगे। यहाँ पे अभी स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए इसको कहा गया है अर्ली।
यहाँ पे रूरल सेटलमेंट्स दिखाई देंगे। क्या क्या आपको दिखाई देंगे? मड हाउसेस, स्प्रैंगली एग्रीकल्चर, ठीक है, एक्सप्रैंगली क्या कह सकते हो आप, स्प्रैंगली डिस्ट्रीब्यूटेड एग्रीकल्चर, स्प्रैंगली डिस्ट्रीब्यूटेड एग्रीकल्चर, वेरी फ्यू रेयरिंग ऑफ एनिमल्स। तो ये कैरेक्टरिस्टिक थी अर्ली इंडस वैली सिविलाइजेशंस में। जो मेच्योर इंडस वैली सिविलाइजेशन थे, ये वो टाइम पीरियड है यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरी तरीके से स्टेबल हुई। ये वो सिविलाइजेशन थी जहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे, अर्बन सिविलाइजेशन कहेंगे। यहाँ पे जो स्टार्ट हुआ वो अर्बन सेटलमेंट स्टार्ट हुआ, अर्बन सेटलमेंट। और आपको बताऊं कि दिस इज एन एंशिएंट, सबसे ज्यादा पुरानी जो अर्बन सेटलमेंट है, या कह सकते हैं जो पहली बार इंडिया में अर्बनाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हुई, वो यहीं से स्टार्ट हुई, मैच्योर इंडस वैली सिविलाइजेशन से। मैच्योर इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही पहली बार हमारे देश में अर्बन सेटलमेंट स्टार्ट हुआ। एंड थर्ड इज लेटर इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पे फिर यही कैरेक्टरिस्टिक्स आपको आएंगे। ये जो अर्बन सेटलमेंट था रूरल सेटलमेंट में चेंज होना स्टार्ट हुआ, ये डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ, ये पूरी सेटलमेंट डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है। कहाँ पे? 1700 बीसी के बाद से। तो हम ये कहेंगे कि जो पूरी सेटलमेंट हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स हम जो पढ़ेंगे, जो आगे के फिनोमेनास पढ़ेंगे, जो साइट्स पढ़ेंगे, जो वहाँ की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, वो सब कुछ हम मैच्योर पीरियड में पढ़ेंगे। वो सारी कुछ यहाँ पे आपको मैच्योर पीरियड में दिखाई देगी, ठीक है। तो ये हम जो स्टडी हमारी बेसिकली होगी वो इंक्लाइन होगी 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी तक। इसके बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे उसके डिक्लाइन की, फिर तब हम 1700 बीसी की अराउंड में बात करना स्टार्ट करेंगे। देखिए अब आज की क्लास तो बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इस क्लास में हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ठीक है, हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट कर दी। हम दो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देने चाहेंगे कि हड़प्पन सिटी, जो पहली सिटी इस हिस्ट्री या इस सिविलाइजेशन की डिस्कवर्ड हुई थी, वो हड़प्पन सिटी थी। मैं आपको पहले ही बता चुका, इसीलिए सिटी का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी किया गया था। इसकी जो डिस्कवरी की दी गई थी वो आर्कियोलॉजिस्ट, जो आर्कियोलॉजिस्ट है जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी वो थे दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जिन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिटी की डिस्कवरी की थी। अब देखिए हड़प्पन सिटी की डिस्कवरी ऐसा नहीं है कि अकेला आदमी दयाराम साहनी गए और खोद दिए पूरी सिटी निकल गई। ऐसा कुछ आर्कियोलॉजिकल, कुछ भी आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स होते हैं, वो हम डिस्कवरी में किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम तो देते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर इंसान पूरी सिविलाइजेशन को नहीं खोज सकता कि पूरी सिविलाइजेशन दयाराम साहनी गए खोज दी। दयाराम साहनी को सपोर्ट दिया गया था एएसआई के थ्रू। एएसआई क्या होती है? एएसआई होती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये इंस्टीट्यूशन हमारे देश में पूरी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस या जितनी भी आर्कियोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, खुदाई, खोज, सब कुछ ये इंस्टीट्यूशन हमारे देश में करती है। एएसआई, इसका नाम है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। लॉर्ड क्यूनिंगम, लॉर्ड कनिंगम was first chief of ASI, ठीक है। लॉर्ड कनिंगम was the first chief of ASI, पहले चीफ थे ASI के। तो इन लोगों को जो ये डिस्कवरी करते हैं, जैसे दयाराम साहनी ने हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी की, तो ये उस टीम के हेड होंगे जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू गई थी वो डिस्कवरी को करने के लिए, ठीक है। ऐसे ही एक और साइट का नाम है जो कि बहुत ही फेमस साइट है हमारी हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन की, मोहनजोदाड़ो, जो कि एक अर्बन साइट है। मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो की जो डिस्कवरी जिन्होंने की उनका नाम था आरडी बनर्जी। आरडी बनर्जी, आरडी बनर्जी, आरडी बनर्जी क्या थे? आरडी बनर्जी ने हमारा मोहनजोदाड़ो की डिस्कवरी की थी। मोहनजोदाड़ो साइट की डिस्कवरी आरडी बनर्जी ने की थी। तो दयाराम साहनी ने हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी की, आरडी बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की।
बहुत से फॉरेनर आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपना इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है आर.एच. व्हीलर का। आर.एच. व्हीलर जिन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन किए हैं हमारे डिस्कवरीज में। इसके जॉन एफ मार्शल को भी हम नहीं भूल सकते हैं। जॉन एफ मार्शल ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन्होंने दिया है इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिस्कवरीज में। तो बहुत से लोगों ने इसका मिलकर डिस्कवरी किया, फाइनली डिस्कवर्ड हुआ, डिसअपीयर्ड हुआ, और आज भी इससे रोज नई नई चीजें निकलती हैं। पता नहीं कितना बड़ा सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट थी और कितना बड़ा सिविलाइजेशन ये था। तो इस सिविलाइजेशन की अगली सारी इंफॉर्मेशन हम कल पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की बात करेंगे, इसमें कौन कौन से साइट्स पाई गई थी, यहाँ पे क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, क्या इसकी खूबियाँ थी, और क्या इस पीरियड को आज से 2000 या 3000 साल पहले एक स्पेशल पीरियड बनाता है। और ये नहीं, ये इतनी एडवांस सिविलाइजेशंस थी कि इस सिविलाइजेशन का आपको मेंशन, हर सिविलाइजेशन उस समय की जितने भी ऑनगोइंग सिविलाइजेशन थे, मेसोपोटामिया बहुत ही फेमस सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, हर सिविलाइजेशन में आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन का उल्लेख मिलेगा। हर सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट जहाँ की डिस्कवर्ड की, मेसोपोटामिया के स्क्रिप्ट को डिस्कवर्ड कर ली गई है। वहाँ पे आपको इस सिटी का नाम मेलुआ नाम से मिलता है। वहाँ की लैंग्वेज में हड़प्पन सिविलाइजेशन को मेलुआ कहा जाता था। तो उससे भी हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स चल रहा था। तो फिलहाल आज के लिए बस करना है, कल हम लोग फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत कुछ बचा हुआ, अभी तो केवल स्टार्ट हुआ है। तब तक के लिए स्टे सेफ, वियर मास्क। थैंक यू।